नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आया हूं। दोस्तों, छठे पे कमीशन में हमें लगभग 2 साल से भी ऊपर का एरियर मिला था। 7वें पे कमीशन में यह एरियर 1 साल से नीचे का था। अब 8वें पे कमीशन में कितने दिनों का एरियर मिलने जा रहा है, यह किन बातों पर निर्भर है, इसके बारे में आगे जानेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ अब केंद्र सरकार के 8वें पे कमीशन को घोषित करने के बाद राज्य सरकारों के ऊपर भी दबाव बढ़ने लग गया है राज्यों का पे कमीशन घोषित करने के लिए। इसके बारे में एक रिपोर्ट है, उसको समझेंगे। इसके साथ ही साथ आर्मी हेडक्वार्टर ने एक अच्छी पहल की है। जो डॉक्यूमेंटेशन होता है पूर्व सैनिकों का या जो विडो पेंशनर्स का या जो बच्चों का होता है, जिसके लिए हम डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं रिकॉर्ड ऑफिस में, आपका चाहे नाम चेंज करने का हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का हो, अब उसमें कुछ सहूलियत देने के लिए एक लेटर निकाला गया है। उसके बारे में भी आगे जानेंगे। आर्मी हेडक्वार्टर का ये लेटर देखेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ जो फिटमेंट फैक्टर 7वें पे कमीशन में अलग अलग पे लेवल के हिसाब से अलग अलग दिया गया था, जिसका बकायदा सरकार ने भी माना था, मंत्रालय ने भी माना था। अब 8वें पे कमीशन में भी उसी हिसाब से ज्यादा बड़े रैंक का अधिकारी, बड़ा लेवल का पे लेवल है तो उनको ज्यादा फिटमेंट फैक्टर, नीचे लेवल का कर्मचारी है तो उनको कम फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है, जो खतरनाक है। जी हां, ये बहुत बड़े व्यवधान को पैदा करेगा। इसको लेकर के विरोध होना जरूरी है दोस्तों। इसके बारे में भी आगे जानेंगे दोस्तों, क्योंकि ये आपके हमारे हक से जुड़ा हुआ मुद्दा है। चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि ये सामने के आंकड़े देखिए, अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं चैनल में जो चैनल के वीडियोस देखते हैं लेकिन वो चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है। तो ऐसे में आप भी अगर बगैर सब्सक्राइब किए ही चैनल को वीडियोस देख रहे हैं तो हो सकता है आने वाले समय में आपको नुकसान हो जाए। और नुकसान ये हो सकता है कि आप महत्वपूर्ण जानकारियों से महरूम रह जाएंगे। आपको हो सकता है किसी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे में फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर आगे वीडियोस देखना कंटिन्यू रखें। चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों जानकारियों की ओर। सबसे पहले 8CPC का दबाव अब लगातार राज्यों पर भी बढ़ने लग गया है। जी हां दोस्तों, असम देश का पहला राज्य बना। असम ने 8वां पे कमीशन अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए घोषित कर दिया। जैसे ही केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन आया, वैसे ही असम के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने पे कमीशन असम के लिए घोषणा कर दिया। अब इसके साथ साथ बाकी राज्यों में भी अब घोषणा को लेकर के 8वां पे कमीशन को संगठित करने को लेकर के दबाव बढ़ने लग गया है, मांग बढ़ने लग गया है। उत्तर प्रदेश की तरफ से यही मांग अब कर्मचारी और पेंशनर्स करने लग गए हैं। इसको लेकर के एक रिपोर्ट है, चलिए देखते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार द्वारा 8वें पे कमीशन को संगठित करने के बाद और खास करके उसके बाद असम पहला राज्य बना जहां पर पे कमीशन 8वें पे कमीशन को घोषित किया गया। तो ऐसे में अब बाकी राज्यों में भी 8वें पे कमीशन को संगठित करने के लिए मांग जोरों पर उठने लग गई है। और ये जो सामने आप खबर देख पा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की खबर है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में वहां के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स द्वारा अब 8वें पे कमीशन को गठन करने के लिए मांग उठाया जाना शुरू हो चुका है। 8वें पे कमीशन को लेकर योगी सरकार पर दबाव, असम फॉर्मूले पर आड़े कर्मचारी संगठन। यानी कि अब कर्मचारी और संगठन और पेंशनर्स ने अब योगी सरकार को भी इस बात को लेकर के जोर डालना शुरू कर दिया है कि असम सरकार की तरह ही अब योगी सरकार भी 8वें पे कमीशन को गठित कर दे। और खास करके 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये 8वां पे कमीशन की जो मांग है उत्तर प्रदेश में बड़े जोर शोर से होने वाली है। आप देख पा रहे हैं, चुनाव से पहले नया वेतन लागू करने की मांग उठ गई है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी मांग है क्योंकि चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ही सरकारें डिसीजंस लेती हैं, सरकारें अपना फैसला लेती हैं, वो सामने देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 2027 के जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, उससे पहले पहले इस मांग का जोर पकड़ना बेहद अहम है दोस्तों। इसी तरीके से बाकी राज्य भी अब आने वाले समय में 8वें पे कमीशन की मांग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत असम ने पहला राज्य बनते हुए 8वें पे कमीशन को घोषित करके कर दी है दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, पे कमीशन वाइज एरियर का हिसाब। जी हाँ, अब हम पिछले 3 पे कमीशनों को अगर हिसाब किताब करें तो छठे पे कमीशन में दोस्तों लगभग 2.5 साल से भी ज्यादा का एरियर मिला था। क्योंकि छठा पे कमीशन 1 जनवरी 2006 से लागू तो था,
लेकिन इसको दिया गया था, भुगतान किया गया था 2008 के आखिर में, लगभग अक्टूबर नवंबर के महीने में भुगतान हुआ था 2008 में। और ऐसे में ये इलेक्शन से जुड़ा हुआ ही वो भी डिसीजन था, क्योंकि 2009 में आम चुनाव थे, तो उस समय की कांग्रेस की सरकार ने, एनडीए जो यूपीए की सरकार है, उस सरकार ने भी पे कमीशन को अपना चुनावी फायदे के तौर पे ही देखा था, जिस वजह से 2006 में जो चीज लागू था उसको जाकर के 2008 के आखिर में दिया था। लगभग 2.5 साल से भी ज्यादा का एरियर का भुगतान किया गया था। ये 2008 की बात है, छठे पे कमीशन के दौरान की बात है। लेकिन 2017 में फिर क्या हुआ दोस्तों, 2016 में 7 सीपीसी में लगभग 9-10 महीने का ही एरियर बना, क्योंकि 7वां पे कमीशन को जल्दी ही पेमेंट कर दिया गया। 2016 के आखिर होते होते लगभग सितंबर अक्टूबर के महीने में 2016 में 7वां पे कमीशन को भुगतान कर दिया गया, और इस वजह से एरियर भी बहुत ज्यादा समय का नहीं बना और ज्यादा अमाउंट में भी नहीं बना। अब ऐसे में अब 8वां पे कमीशन संगठित हो चुका है, तो ऐसे में अब 8वां पे कमीशन की क्या गुंजाइशें हैं दोस्तों, आप सबको पता है 8वां पे कमीशन को गठित हुए भी अब लगभग 3 महीने हो चले हैं, नोटिफिकेशन निकले हुए भी, लेकिन ऐसे में अभी तक बहुत ज्यादा कुछ प्रोग्रेस होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक लगभग 3 महीने हो गए हैं। पे कमीशन की जो कमिटी है उनका मीटिंग हुआ हो ऐसा भी कोई जानकारी सामने नहीं आया है। उनका बाकी संस्थाओं के साथ, मंत्रालयों के साथ कोई मुलाकात हुई हो ऐसी भी जानकारी सामने नहीं आई है। कहने का मतलब है अब 8वां पे कमीशन का काम बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है। ऑफिस अलर्ट हो गया है, ये जानकारी निकल के आई है, डायरेक्टर भी अपॉइंट हो गए हैं, ये जानकारी निकल के आ चुकी है, लेकिन इसके आगे गाड़ी बहुत ज्यादा दूर तक नहीं पहुंची 8वें पे कमीशन की। तो जो दिखाई दे रहा है, और उसके साथ ही साथ आने वाले समय में जो चुनावों का जो आंकड़ा बन रहा है, चुनावों की समय सीमा जो दिखाई दे रहा है, 2029 का जो आम चुनाव है उसके आसपास जाकर के कहीं एरियर मिलने के चांसेस दिख रहे हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं छठे पे कमीशन में जिस तरीके से 2.5 साल से ज्यादा का एरियर मिला था, तो अब 8वें पे कमीशन में भी दोस्तों 2 से लेकर के 2.5 साल का एरियर मिलने का पूरा चांसेस है। यानी कि कहने का मतलब है कि अब जाकर के 8वां पे कमीशन 2028 के लगभग मिड में या तो फिर 2028 के शुरू में इसके भुगतान होने के चांसेस हैं। चलिए अब अगली जानकारी, फिटमेंट फैक्टर में 8 सीपीसी में भेदभाव। दोस्तों जवानों के लिए अगर हम वैसे जो एफएनपीओ की मांग है वो पे लेवल के हिसाब से मांगे, तो उसी चीज को अगर थोड़ा सा मैं आसान भाषा में समझाऊं तो जवानों के लिए 3 फिटमेंट फैक्टर, जेसीओज के लिए 3.10 फिटमेंट फैक्टर और अधिकारियों के लिए 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। हालांकि मांग मैं बता दूं, ये जो मांग है ये फौज की मांग नहीं है, और ये जो मांग है फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन की है दोस्तों, जो कि कहीं ना कहीं एक खतरनाक मांग है। क्योंकि अगर ऊपर रैंक के अधिकारियों को फिटमेंट फैक्टर भी ज्यादा दे दिया गया और नीचे रैंक के जो कर्मचारी हैं उनको फिटमेंट फैक्टर भी कम दे दिया गया, तो जो गैप है वो गैप तो और बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये न्याय संगत नहीं है, इसका विरोध करते हैं हम। जो मांग भेजा गया है एफएनपीओ की तरफ से, वो मांग देखते हैं जो कहीं ना कहीं तर्क संगत कभी हो ही नहीं सकता। चलिए मांग जो भेजा गया उसको देखते हैं। दोस्तों एफएनपीओ द्वारा जो 8वें पे कमीशन का प्रपोजल बनाया गया है, जो भेजा गया है, वो फिटमेंट फैक्टर के लिहाज से अगर हम देखें तो बेहद खतरनाक है। क्योंकि इसमें फिटमेंट फैक्टर 3 की मांग तो की गई है, लेकिन अलग अलग रैंक के अधिकारी, अलग अलग रैंक के जो पे लेवल के कर्मचारी हैं उनके लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। और जैसे क्योंकि पहले भी 7वें पे कमीशन में भी ऐसा हो चुका है, नीचे लेवल के कर्मचारियों को कम फिटमेंट फैक्टर दे करके उनके साथ अन्याय हो चुका है, तो 8वें पे कमीशन में भी अब जब एफएनपीओ ने उसी तरीके की मांग की है, तो इस मांग के ऊपर कहीं ना कहीं विरोध होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे हैं एफएनपीओ का जो फिटमेंट फैक्टर को लेकर के जो जस्टिफिकेशन है, जो मांग है, वो आप देख पा रहे हैं। यहां पर पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 05 तक, यानी कि लेवल 1 से लेवल 5 तक 3 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। और उसी हिसाब से बीच वाले जो पे लेवल है, लेवल 6 से लेवल 12 तक 3.05 से 3.10 तक की जो है फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। और उसके ऊपर वाले जो पे लेवल है, पे लेवल 13 से पे लेवल 15 तक, उनके लिए अलग ही फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है दोस्तों। और आखिरी जो लेवल है, जो पे लेवल 16 से ऊपर वाले जो लेवल है, उनके लिए 3.25 तक का फिटमेंट फैक्टर की यहां पर मांग की गई है। जो कहीं ना कहीं फिटमेंट फैक्टर तो ठीक है, 3 पॉइंट का मांग किया गया है, ठीक है, अच्छी बात है कि ज्यादा की मांग हुई है, लेकिन डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर
कर्मचारियों को अगर 3 का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा तो ऊपर रैंक के अधिकारियों को भी उतना ही मिलना चाहिए, क्योंकि नहीं तो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाएगा, जो गैप है और बढ़ जाएगा। जो जितना कम पेमेंट पेंशन ले रहा है वो उतना ही कम पेमेंट पेंशन में चला जाएगा और ज्यादा, और जो ज्यादा ले रहा है वो और ऊपर हो जाएगा, यानी कि बीच का जो गैप है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो 8वें पे कमीशन में एफएनपीओ ने जो ये पे लेवल की जो हिसाब से जो फिटमेंट फैक्टर को अलग अलग करके मांग किया है, इसका हम विरोध करते हैं और सभी के लिए फिटमेंट फैक्टर 3.25 की मांग की जाए, या तो सभी के लिए फिटमेंट फैक्टर 3.0 की मांग की जाए। ये अलग अलग पे लेवल के हिसाब से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग करना कहीं ना कहीं न्याय संगत नहीं हो सकता दोस्तों। इसका हम विरोध करते हैं। आप भी अगर विरोध करते हैं, आप भी चाहते हैं कि सभी का फिटमेंट फैक्टर एक जैसा बराबर होना चाहिए, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो में लाइक कीजिएगा। आपका जो मत है, आपकी जो राय है वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, पूर्व सैनिक, विडो और बच्चों की सहूलियत के लिए आर्मी हेडक्वार्टर ने बदले नियम, आसान किया प्रोसेस। जी हां दोस्तों, जब हम पेंशनर हो जाते हैं या पेंशनर की मृत्यु होने के बाद फैमिली पेंशन शुरू होता है, तो ऐसे में हमारे कई सारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए जब हम दस्तावेज भेजते हैं रिकॉर्ड ऑफिस को, तो वो हमें जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू से भेजना पड़ता है। जैसे कि किसी का नाम चेंज करवाना हो, किसी का डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना हो, तो सारे डॉक्यूमेंट हम जिला सैनिक बोर्ड में ले जाकर के उनसे चेक कराते हैं, फिर वहां से भिजवाते हैं रिकॉर्ड ऑफिस। लेकिन अब आर्मी हेडक्वार्टर ने इस पे और एक ऑफिस का नाम जोड़ दिया है, जिससे बहुत सारे लोगों को आसानी होगी अपने डॉक्यूमेंट भिजवाने में। तो चलिए जो लेटर आर्मी हेडक्वार्टर ने जारी किया है उसको देखते हैं। दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर ने 6 जनवरी 2026 को ये एक लेटर निकाला है। आप देख पा रहे हैं, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ एमओडी आर्मी एडजुटेंट जनरल ब्रांच का ये लेटर है। और इस लेटर के जरिए पूर्व सैनिक, विधवा पेंशनर और बच्चों के लिए कुछ सहूलियत की गई है। जी हां, जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं आफ्टर रिटायरमेंट या पेंशनर का मृत्यु हो जाने के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जो पार्ट ऑर्डर होते हैं, जैसे कि किसी का जन्म हो गया, किसी का मृत्यु हो गया, डिवोर्स हो गया, चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ, या कोई भी और ऐसा कोई कैजुअलिटी हो, ऐसा कोई भी पार्ट ऑर्डर करवाना हो, तो उसके लिए जो हम डॉक्यूमेंट भेजते हैं वो या तो जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू से भेजते हैं, या तो फिर डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिस के थ्रू से भेजते हैं, या जिला सैनिक बोर्ड कहें या डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिस कहें, तो उनके थ्रू से हम भेजते हैं। तो ऐसे में अब और एक सहूलियत यहां पर कर दी गई है, क्योंकि आर्मी हेडक्वार्टर ने जो जानकारी दिया है दोस्तों कि अब DIAV फंक्शनल है, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स फंक्शनल है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अब ये जितने भी कैजुअलिटी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट हम भेजते हैं उनको वेरीफाई करने का, उनको चेक करने का काम अब कर्नल वेटरन को भी दे दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों, यहां पर कहा गया एज DIAV इज नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड एंड हैज अ मैंडेट चार्टर ऑफ आउटरीच टू ESMs, देयर एनओकेज एंड डिपेंडेंट्स। क्योंकि अब DIAV फंक्शनल है, वो अच्छी तरीके से मैनेज हो गया है, एस्टेब्लिश हो चुका है, और पूर्व सैनिकों के साथ जो है उनका कनेक्शन बैठ चुका है, उनके एनओके के साथ, डिपेंडेंट बच्चों के साथ कनेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसे में अब ये डिसाइड किया गया है, इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दैट in addition to the DSWOs and Jilla Sainik boards, the authority for verifying, attesting, processing the documents as per para 2 above in respect of ex-servicemen, वीर नारी and widows is also delegated to कर्नल वेटरन। जी हाँ दोस्तों, अब ये जितने भी डॉक्यूमेंट हम भेजते थे, कोई भी डॉक्यूमेंट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, आधार का कॉपी हो, जो भी डॉक्यूमेंट हम इन कार्रवाई के लिए भेजते थे, नाम चेंज करने के लिए, डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए, या किसी का बर्थ हो गया या डेथ का हम पार्ट ऑर्डर कराने के लिए भेजते थे, तो जो भी डॉक्यूमेंट भेजते थे वो जिला सैनिक बोर्ड जो है उसको ऑथराइज करके, चेक करके, स्क्रूटिनी करके भेजता था। लेकिन अब जितने भी कर्नल वेटरन है, कर्नल वेटरन विभिन्न संस्थाओं में कर्नल वेटरन का अपॉइंटमेंट क्रिएट किया गया है दोस्तों। डिव हेडक्वार्टर्स हो गए, एरिया हेडक्वार्टर्स हो गए, स्टेशन हेडक्वार्टर्स हो गए, ऐसे में एक अपॉइंटमेंट है कर्नल वेटरन। तो उनको भी अब ये पावर दे दिया गया है, उनको भी ये पावर उनके ऊपर भी डेलीगेट कर दिया गया है कि अब वो चेकिंग करने का काम, डॉक्यूमेंट भिजवाने का काम आपका जो है पार्ट ऑर्डर के लिए, इन सारे पार्ट ऑर्डर्स के लिए, रिटायरमेंट के बाद के पार्ट ऑर्डर्स के लिए, वो अब कर्नल वेटरन भी कर सकेंगे। यानी कि आपका अगर जिला सैनिक बोर्ड वगैरह दूर है लेकिन कर्नल वेटरन का ऑफिस अगर नजदीक है, तो आपके लिए ये एक सहूलियत हो गई कि अब जो भी आपके पार्ट ऑर्डर के डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो डॉक्यूमेंट आप कर्नल वेटरन के जरिए चेक करा करके भिजवा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी देगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।